अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि जावेद अख्तर एक शायर हैं, एक कवि हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी की थी कि अल्लाह का वजूद नहीं है। तो मौलाना शमाइल नदवी ने उनका क्या जवाब दिया, आप सुने। पंच परमेश्वर कहानी पढ़ाई जाती है प्रेमचंद जी की लिखी हुई। आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई राउंड में मिस नहीं होने दूंगा। रिबटल का राउंड 2 मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना ज़रूरी है, चूंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज़ को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा। बिल्कुल नहीं, टाइम के पाबंद हम हैं, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज़ इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पर बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज़ कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, दो अलग अलग जगह की। हज़रत मैंने ये होमवर्क किया था, और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वहाँ पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाली डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रिबटल का राउंड 2 है। आपके पास 5 मिनट का वक्त है, और इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। आप चाहें तो जो इन्होंने सवाल पूछे उनके जवाब आप रिबटल में भी दे सकते हैं। जी जी, देखिए, पहले तो ये बात कि ये मिसाल गलत नहीं है, गलत है। इन्होंने पहले ही हमको डिसार्म कर दिया। कह लिया अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज़ है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक से किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कुछ बड़ी चीज़ है। अरे भाई, क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज़ है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूफ किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते साहब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस ज़बान में कॉन्वर्सेशन होगा? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? बाहर वो रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेप ज़्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि ये दुनिया जिस पे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है? और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे,
वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि वो पास इलाज नहीं। ये कादर मुतलक है, जो चाहे कर दे। इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी, ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन सेक, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहाँ गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियाँ उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूँगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई है। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को न मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो करे। मुझे तो दुनिया में, इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनी पोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूँगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, इस बहस के 2 राउंड और 2 रिबटल पूरे हो चुके हैं। अब सबसे ज़रूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले बोले भी आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, ये नीचे से ऑन हो जाएगा। जी मैं बोलता हूँ, ये डायस हटा सकते हैं क्या हम थोड़ा क्विकली? डायस पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, है, ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, इसे हटा ही दीजिए। अब हम वहाँ तो जाने वाले नहीं, आराम से आराम से दोनों तरफ से हटा दीजिए। बचना है जी। मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट हैं, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूँ, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। यूनिवर्स की हर चीज़ कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर सर जी ओके इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती हैं, बिगड़ती हैं। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है, और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। इंसान की एक छोटे से ज़र्रे पे हम 50-60 साल की उम्र
रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, हाँ काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूँ तो 20 करोड़ साल में वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई ख़ास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए, क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं, argument from limited perspective। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने, आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूँ कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ आप कंटिजेंसी का जवाब कोई ही नहीं दे सवाल रहे हैं। पूछना चाहेंगे? है? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेके कुछ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जो भी रेवोल्यूशन किए हैं, एक मज़हब के लिए बहुत से मज़हबों में किए हैं, अलग अलग रेवोल्यूशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर, करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा ख़त्म होता। ये इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। ये कह साहब ये यूनिवर्स कैसे बनी, इससे मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है, आप कहेंगे मैं मान लूँगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा सकता है, आपके पड़ोसी का मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पर हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब? अच्छा, अब जवाब दूं? हाँ जी, मैं वही इसीलिए आप की तरफ। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आज नहीं करूंगा चूंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये क्योंकि अभी हमारा से topic- राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2? जी, चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या है कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिजेंसी का मतलब ये हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज़ का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज़ जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज़ के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है। ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकल कर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुत्तों को इतराज़ हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है।
जी आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत दो असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन दो असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। नहीं, डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है एक, तो मैं उसकी बात सुनूंगा। दो ये नहीं कुछ जवाब तो ये भी नहीं है सर प्लीज, आप अगर सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो फिर मतलब नहीं सिविलाइज बहस का। मतलब आप ये कहें कि चूंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं इसलिए खुदा पे बिलीव किए, क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए आर्गुमेंट है, इस पे आपको एतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूँ कि एक ओमनीपोटेंट, उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी, मुझे नहीं चाहिए थी मसलहत, उसकी मसलहत नहीं, यही तो समझना है। मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे, कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। क्या बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। बताइए। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहाँ पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुन, क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है।
ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन लें। गलत इस्तेमाल होता हाँ, मैं बता रहा हूँ रेप कैसे गलत ना, मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूँ कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये फटी एड़ियों के साथ फोकस कर पाना। कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज़्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं। जी। प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये क्लोजिंग आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, बहुत शुक्रिया जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया।
डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट आएगा नहीं, वो उसमें। बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे सर, समझाऊं प्लीज, आपको और आपस में, हाँ, आप और प्लीज, कितने प्लीज। आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है बस। आप अपनी- सर, आर्ग्यूमेंट सर, ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था, आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए, भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं 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 नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। थैंक यू जी, ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट था। अब हमारे पास जी ये बड़ा अच्छा है कि दोनों लोगों को मॉडरेटर से शिकायत भी और बोल रहे हैं भाई हमारी शाबाशी भी तो करते चलो। अब मेरी बात जी, नहीं समझ में। आपके पास